आज एल्कोहल मतलब एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स का सभी कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ जेईई मेंस नीट एडवांस जितने भी हैं इन सभी का प्रीवियस ईयर बेसिक करके भी जाएंगे और इसका थ्योरी साथ साथ करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चालू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हेलोजन। जैसे मान लीजिए जैसे किसी कार्बन पर 1 है, 1 हेलोजन है तो उसे क्या कहेंगे, किसी कार्बन पर 2 है उसे क्या कहेंगे, 3 हेलोजन है एक ही कार्बन तो उसे क्या कहेंगे। तो उसी प्रकार से इसका हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कार्बन से अगर 1 क्लोरीन जुटा है उसे क्या कहेंगे, मोनोहेलाइड। क्या कहेंगे उसे, मोनोहेलाइड। वही जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हो, जब एक ही कार्बन पर क्या हो 2 हेलोजन हो तो उसे क्या कहा जाता है, जेम हेलाइड। उसे क्या कहा जाता है, जेम डाई हेलाइड। यानी 2 है तो इसलिए जेम डाई हेलाइड उसे कहा जाएगा। जब एक ही जब अगल बगल एक दूसरे के अगल बगल में हेलोजन जुटा हुआ तो उसे कहते हैं विजनस डाइहेलाइड। उसे क्या कहेंगे, विजनस डाइहेलाइड। जब एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन जुटा हुआ, 3 क्लोरीन हो जाए तो ट्राइहेलाइड कहेंगे। और जब बेंजीन के ऊपर में क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या, मतलब यहाँ इसको कहेंगे, मतलब इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं इसको। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए एक क्लोरीन में 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो डाइहेलाइड हो गया। इसको क्या कहेंगे, डाइहेलाइड क्लोरोबेंजीन कहेंगे, मतलब डाइहेलाइड बेंजीन इसे कहते हैं। ये नहीं लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसमें 3 क्लोरीन जो होता है इसे ट्राइक्लोरो कहेंगे, ट्राइहेलाइड कहेंगे। इसके बाद चलिए अगला क्लासिफिकेशन करते हैं। अब चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं डिग्री पर। अगर क्लोरीन एक कार्बन से जुटा है तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, जब क्लोरीन जब दोनों तरफ को मतलब इधर भी मतलब जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्लोरीन जब 2-3 तरफ से जुटा होगा तो उस समय इसे क्या कहेंगे। जैसे इस पर देख लीजिए इसमें क्लोरीन सिर्फ एक ही कार्बन से जुटा हुआ है तो एक ही कार्बन से जुटा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे, यानी एल्काइल कहने का मतलब कि CH3 ये सब हो गया एल्काइल, हैलाइड हो गया यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या होता है, हैलाइड ग्रुप होता है। यानी ग्रुप 17 का सभी एलिमेंट हैलाइड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन के किस मतलब क्लोरीन, यहाँ जो क्लोरीन है ये कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि इधर भी कार्बन, इसलिए इसे 2 डिग्री RX हो जाएगा, यानी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक क्लोरीन 3 कार्बन से जुटा हुआ है, यानी 3 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री RX यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और उसी प्रकार चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए क्लोरीन है तो इधर भी कार्बन यानी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री RX। हर बेसिक्स हम चलिए चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कार्बन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कार्बन है सिर्फ ब्रोमीन यानी वो हैलाइड ग्रुप का एलिमेंट सिर्फ एक ही कार्बन से जुटा हुआ है तो इसीलिए ये 1 डिग्री हो जाएगा। एक ही कार्बन से जुटा हुआ है तो इसीलिए 1 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए ये क्लोरीन सिर्फ 1 ही डिग्री से जुटा हुआ है, इसीलिए ये भी 1 डिग्री RX हो जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। अब चलिए करते हैं कि एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड कहने का मतलब हो गया जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हैलाइड ग्रुप जुटा हो, हैलाइड ग्रुप यानी क्लोरीन जुटा हो, ब्रोमीन जुटा हो, आयोडीन जुटा हो, तो वही होता है हैलाइड ग्रुप। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड तभी कहेंगे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर हेलोजन हो तो उसे क्या कहेंगे, एलाइड हैलाइड। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुटा हुआ हो तो उसे कहते हैं एलाइड हैलाइड। जैसे एग्जांपल देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले इधर भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल इधर भी है, लेकिन इधर क्लोरीन जुटा हुआ है तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एलाइडिक हैलाइड। यानी सिंपल समझिए डबल बॉन्ड के अगर बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जैसे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर क्लोरीन जुटा हो, हैलाइड ग्रुप जुटा हो तो उसे कहेंगे एलाइडिक हैलाइड। अब चलिए चलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो कहते हैं बेंजीन के रिंग में डबल बॉन्ड के, बेंजीन के रिंग में सिर्फ, तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजीन से बेंजाइलिक हैलाइड उसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेंजीन से जुटा हुआ है। तो वही कहता है कि बेंजीन से मतलब बेंजीन के डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्लोरीन जुटा हो तो उसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। उसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुटा हुआ है, बगल वाले कार्बन कितना है, 3 डिग्री का है ये कार्बन। अरे यार 3 डिग्री से है ना, इसीलिए क्या हो जाती है, बेंजाइलिक हैलाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन आप चलिए कहते हैं, आप कहते हैं विनाइलिक किसे कहते हैं।
अब विनाइल हैलाइड किसे कहते हैं? तो विनाइल हैलाइड पहचानने का तरीका है, जो डबल बॉन्ड के ही कार्बन पर, डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन पर ही क्या लगा हो, हैलाइड ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप लगा है, तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड, मतलब बेंजाइलिक नहीं, विनाइल कहते हैं। और जब डबल बॉन्ड के, यहाँ पर देखिए, जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर जुटा हो उसे क्या कहेंगे? एलाइलिक। लेकिन जब डबल बॉन्ड के, यहाँ डबल बॉन्ड के ही कार्बन पर क्लोरीन जुटा हो तो उसे कहते हैं विनाइल हैलाइड। देखिए यहाँ पर जुटा हुआ है ना, डबल बॉन्ड के ही कार्बन पर क्लोरीन जुटा हो तो उसे कहेंगे विनाइल हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड के ही कार्बन पर क्लोरीन जुटा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड। अब चलिए एराइल हैलाइड किसे कहते हैं? एराइल कहने का मतलब बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग को एराइल कहते हैं। तो यानी सीधा समझ लीजिए, डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले, डबल बॉन्ड के बगल नहीं, डबल बॉन्ड के ही काम क्या है? क्लोरीन ग्रुप जुटा है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ऊपर में देखिए CH2 जुटा है, उसमें कोई मतलब नहीं। नीचे देखिए डबल बॉन्ड के ही कार्बन क्या है? क्लोरीन जुटा हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल। चलिए अगला कॉन्सेप्ट करते हैं हम। अब कहते हैं कि प्रिपरेशन, कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए में, प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का क्या करते हैं? प्रिपरेशन का मेथड करते हैं। अब फ्रॉम एल्कोहल से, कहते हैं कि एल्कोहल से हमको क्या बनाना है? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हमको बनाना है। तो चलिए हम आप एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ये कलर्स, हाँ चलिए चालू करते हैं। जब कहता है कि ROH यानी 1 डिग्री, मतलब ROH जब रिएक्शन करेगा HX से, यानी HX से जब रिएक्शन करेगा ROH, तो क्या करेगा? ये H प्लस जाए, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये H2O बाहर हो जाएगा, और तो बच गया इधर क्या? X, और ये R प्लस हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाता है RX। इसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं? इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। जहाँ पर देख लीजिए ROH जो है आपको, इसमें क्या है? HX में यहाँ पे लोन पेयर था इसके पास, तो इसने इसे यहाँ पर दे चला गया। एक मिनट फिर से समझाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ROH और HX क्या है? H और X, तो ये दोनों आपस में मिल जाता है और ये दोनों H2 बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए इसे ये बन जाता है RX। उसी प्रकार एग्जाम्पल देख लीजिए ROH का PCl5 से, PCl5 से ये क्लोरीनेशन हो जाता है PCl5 में। PCl5 क्या करता है? एक Cl, यहाँ पर एक Cl निकालता है और Cl से रिएक्ट कर लेता है, तो मतलब Cl से रिएक्ट करके ये OH को मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, तब बनता है क्या? RCl और PuCl3 बनता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर 3 डिग्री मतलब 3 मोल ROH लेंगे, जब यहाँ तो PCl5 था, यहाँ पर PCl3 से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर PCl3 से भी करेंगे तो वो RCl ही बनेगा, लेकिन वही 3 मतलब इसका तो 3 मोल लिया जाता है। लेकिन सीधा आपको पूछेगा ROH को जब PCl3 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? RCl बनेगा, और H3PO3 बनता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते जब ROH रेड फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो जब क्या बनेगा? तो ये भी RCl बनेगा, ये भी RCl बनेगा। ये देखिए 26 अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन सभी को हम एक शॉट में करने का प्रयास किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो वही यहाँ पर थोड़ा आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे सब कुछ, लेकिन हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देख लीजिए ROH जब SOCl यानी डार्जन रिएक्शन देखे होंगे, जब SOCl से रिएक्शन करता है तब RCl, SO2 और HCl बनता है। ये बेस्ट मेथड प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड का, ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर ये SO2 और HCl दोनों गैस होकर उड़ जाता है, सिर्फ यही बचता है, ये बहुत मात्रा में बचता है, इसलिए ये बेस्ट मेथड होता है। और चलिए अगला कहता है, जब पिराडिन, देखिए SOCl2 जब पिराडिन दे देंगे तो RCl तो बनेगा, SO2 बनेगा, HCl भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर गैस रूप में उड़ता नहीं है, यहाँ पर उड़ता नहीं है। और आगे भी ये बताएंगे कौन रिटेंशन और कौन इन्वर्जन होगा, ये बताएंगे आगे। कहते हैं कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। चलिए अगला हम क्या करेंगे? जब ROH को जब HX से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर H जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दोनों मतलब आपस में क्या करेंगे? H2O बना लेगा, ये आपस में RX जुट जाएगा, तो RX प्लस H2O हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए इसका मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? ZnCl2 क्या करता है? Cl को अपनी ओर खींच लेता है, ये हो जाएगा H प्लस ZnCl3। तो अब ये H प्लस जहाँ, जब H प्लस देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ROH था, ROH है, यहाँ पर जब H प्लस आया है, ये H प्लस यहाँ पर क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन जब देगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा R। ऑक्सीजन जब देगा तो ऑक्सीजन पर 3 चार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए इसे प्लस आ जाता है, प्लस आ गया तो इसमें क्या करेगा? ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपन क्या करेगा? R प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो R प्लस हो गया, और ये तीनों मिलकर
क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यहाँ पर H2O ये बन गया। फिर जो ये देखिए तो H2O तो बन गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये R+ जो है फिर ZnCl3 है। तो ZnCl3 एक्चुअली क्या होता है, ZnCl2 और Cl-। तब फिर आगे क्या करते हैं, R+ और Cl- रिएक्ट कर लेता है और ये बना लेता है क्या, ये बना लेता है RCl। ये कहता है फर्स्ट इसका। अब इसका पॉइंट देख लीजिए, कहते कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो इन RD स्टेप। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनाया है ये बहुत स्लो होता है, क्योंकि टूटता है यहाँ पर देखिए, इसी इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा ईजी नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं RD स्टेप। ये स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप। इसीलिए जब कार्बोकेटाइन बना है ना तो ये स्लो स्टेप होता है। और कहता है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कहते हैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा। जैसे 3 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर फास्ट होगा, यहाँ पर जो कार्बन रहेगा 3 डिग्री तो बहुत फास्ट होगा, 1 डिग्री का तो धीरे होगा। वही यहाँ पर कह रहा था। अगला है कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्कीन्स, वही का। अब तीसरा पॉइंट उसका ही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगा उतना रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा बनेगा कार्बोकेटाइन की। अगला कहता है इफ देयर इज पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट ऑफ मोर मे टेक प्लेस अनटिल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। कहता है कि इसमें हमको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट करा सकता है। जब एक से ज़्यादा, जैसे 1 डिग्री हमको कार्बोकेटाइन बना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर अगर हमको 3 डिग्री बन रहा है तो इसको ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर चलाता है। रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल होगा इस रिएक्शन में। चलिए और अगला आपके, चलिए रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो देख लीजिए। जैसे देखिए CH3 और CH2 है। अब चूँकि देखिए ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए करने से दोनों तरफ ही ये दोनों, यहीं पर CH2 अगर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यानी रीअरेंजमेंट कोई कराया कोई फायदा नहीं। रीअरेंजमेंट कब कराया, जब 1 डिग्री से 2 डिग्री पर जाएंगे तब हो जाता है रीअरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री पर जाने पर तो 1 डिग्री बन रहा है फर्स्ट में। और सेकेंड में देखिए ये कार्बोकेटाइन फर्स्ट वाले कार्बन पर है तो ये 1 डिग्री पर है, क्योंकि 1 ही कार्बन से जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब ये H+ यहाँ पर दे देगा, 1 to H शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर दे देगा, ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जब प्लस आएगा तो ये 2 डिग्री हो गया, और 2 डिग्री आ गया तो यहाँ पर देख लीजिए 3 और 3 6 अल्फा H हो गया। मतलब अल्फा H किसे कहते हैं, तो अल्फा H कहता है क्या, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इसीलिए इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। जिससे देखिए अगला देखिए, कहता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH2 देखिए क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन दूसरे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसीलिए 1 अल्फा H हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम रीअरेंजमेंट करके ला दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। 3 डिग्री जब बन जाएगा तो यहाँ पर हमको 3 3 6 9 अल्फा H हो जाएगा, तो बहुत स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मतलब 1 to H शिफ्ट करते हैं, 1 to H शिफ्ट करते हैं। तो 1 to H शिफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और 3 3 6 9 अल्फा H होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इसका रीअरेंजमेंट कीजिए और स्टेबिलिटी प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन बना दे तो इधर भी 3 और 2 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहीं पर है, इधर 3 और 2 इधर 5 है, तो रीअरेंजमेंट कराकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला रीअरेंजमेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए CH2 इस प्रकार से, यहाँ पर CH2 है, तो कहता है कि यहाँ पर देखिए ये तो 1 डिग्री है, यानी 2 अल्फा H है इसमें। अगर इसको हम यहाँ पर स्टेबल यहाँ पर ला दें तो यहाँ पर जब ला देंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर प्लस जब यहाँ पर आ गया बीच वाले इस कार्बन पर, तो इस कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वो इस पर 1 हो गया, इस पर 3 हो गया, तो 4 अल्फा H हो गया। अगर इसको अगर फेनु शिफ्ट कर देंगे, अगर फिर शिफ्ट कर देंगे तो मोर अल्फा H हो जाता है। इसलिए अगर जब यहाँ पर आया तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर यहाँ पर प्लस आप इस कार्बन पर आ जाएगा। तो देखिए इस पर प्लस जब आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। इस बार में इसमें 2 बार रीअरेंजमेंट हुआ है, एक बार तो यहाँ पर हो गया रीअरेंजमेंट करके, एक बार फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के 3 डिग्री पर आ जाता है, इसलिए 3 बार हुआ और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला रीअरेंजमेंट कराने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ नहीं, ये रीअरेंजमेंट है ये सभी। तो यहाँ पर देखिए CH2 इस प्रकार से CH2, यहीं पर जो यहाँ पर जो है जिस कार्बन मतलब जिस कार्बन पर प्लस है उसके बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन,
तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम स्टेबल में बनाने के लिए इस पर मिथाइल शिफ्ट किया जाता है। मिथाइल शिफ्ट जब करेंगे तो ये मिथाइल इधर आ जाएगा, तो यहाँ CH2 से फिर जुड़ जाएगा, क्या CH3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जब हम मिथाइल शिफ्ट कराएंगे 1 2, देखिए हमेशा भी 1 2 H शिफ्ट ही होता है। कौन कौन शिफ्ट करता है, तो हमेशा 1 2 H शिफ्ट होता है। 1 2 H हो गया, शिफ्ट ही कौन कौन कर सकता है, तो हाइड्रोजन कर सकता है, फिनाइल कर सकता है, अल्काइल ग्रुप कर सकता है। यही तीनों क्या करता है, शिफ्टिंग करता है। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, वो यहाँ पर हो जाएगा 8 अल्फा एच, यहाँ पर 0 अल्फा एच। तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ पर इस कारण इसमें देख लीजिए, इसमें कितना है, एको अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए इसे मिथाइल शिफ्ट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इजीली रूप से हाइड्रोजन पहले शिफ्ट हो जाता है। हाइड्रोजन का ये जो इसी का जो आइसोटोप होता है ये थोड़ा कम होता है, जैसे जल्दी हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके बाद डी होगा, इसके बाद टी होगा, ये ऑर्डर है। बताइए हमको, बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है। तो यहाँ पर देखिए OMe जो है, तो ये प्लस M ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देवे करेगा रिंग को। यहाँ पर CH3 क्या है, H+, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो न्यूट्रल है। ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बताइए किस में कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो इस वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि OMe बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें थोड़ा ही दे रहा है, इसमें तो कोई दे ही ना रहा है, इसमें तो खींचिए रहा है, इसमें भी खींचिए रहा है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन ये डी, मतलब ये जो होगा इस प्रकार से इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर OMe बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये थोड़ा ही दे रहा है, ये तो दे ही ना रहा है, ये तो खींचिए रहा है, और ये कार्बोकेटाइन को और बहुत ही अनस्टेबल करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये OMe यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में दे देते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, इसके बाद ये इसका ऑर्डर हो गया ये। चलिए अगला करते हैं। कहता है यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ एलो एल्केन में 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद मिथाइल, जैसे यहाँ पर देख लिए 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि तीनों तरफ से इसको कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस कार्बन के बीच वाले पर, लेकिन इधर दो ही तरह से मिलेगा, इधर से और इधर से, लेकिन इधर से सिर्फ एक ही तरीका से मिलेगा, इधर भी एक तरीका से। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद सिर्फ सिंगल मिथाइल। चलिए अगला इसमें करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, ये इथाइल है। तो बताइए इसमें मिथाइल शिफ्ट करना आसान रहेगा कि इथाइल शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम दोनों शिफ्ट करके हम दिखा देते हैं आपको। जब इथाइल शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए इथाइल शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर इथाइल यहाँ पर आप लगा जाएगा C2H5, अब यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए C2H5 जुट गया, C2H5 जुट गया। तो इसमें इथाइल शिफ्ट करना ज़्यादा आसान रहेगा, और ज़्यादा क्यों इथाइल करना शिफ्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर 3 3 6 और 2 8, यहाँ पर 8 अल्फा एच हो गया। और जब आप मिथाइल शिफ्ट कर दीजिएगा तो 7 अल्फा एच रहेगा, तो इसीलिए हमको इथाइल शिफ्ट करना जरूरी हो गया, और अल्फा मतलब इथाइल शिफ्ट किए, जिसके कारण हमको ज़्यादा अल्फा, यहाँ पर 8 अल्फा एच हो गया, और जब मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो 7 अल्फा एच आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम इथाइल शिफ्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लुकास टेस्ट के बारे में जानते हैं। लुकास टेस्ट का मतलब, ये जो लुकास टेस्ट किसे कहते हैं, HCl ZnCl2 क्या कहते हैं, लुकास टेस्ट। तो कौन कौन लुकास टेस्ट देगा, तो चलिए हम दिखाते हैं। जैसे CH3 CH2 और OH वगैरह, जब HCl ZnCl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3 CH2 Cl बना लेगा, मतलब ये बना लेगा। ये तो हो गया 1 डिग्री। तो ये पानी में क्या होगा, इंसल्यूट, यहाँ पर जो है ना लुकास टेस्ट ये सबसे धीरे देता है। आज 2 डिग्री वाले जब HCl ZnCl से रिएक्ट करके, ये तो यहाँ पर 2 डिग्री क्लोरीन बनाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री से रिएक्शन करके 3 डिग्री क्लोरीन बना लेता है। तो बताइए इनमें से तीनों का रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इसमें 3 का रेट सबसे ज़्यादा होगा, किसका, इसमें तो 3 हो गया, एक और है यहाँ पर देख लीजिए, वही जब बेंजीन से CH2OH हटाएगा तो HCl यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो ये तो आप रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी अगर चारों में निकालेंगे, रेट निकालेंगे, तो ये 4 का ज़्यादा होगा, यानी इसका रेट ज़्यादा होगा, इसके बाद 3 डिग्री का, इसके बाद 2 डिग्री का, इसके बाद 1 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा बहुत है, 3 डिग्री से ज़्यादा पावर का रेजोनेंस होता है, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री होता है, इसके बाद सबसे पहले तो होगा रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, इसके बाद 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। तो वही कह रहा है यहाँ पर, जब ये रिएक्शन करता है ना, तो ये पानी में घुलने में इसको 30-40 मिनट लग जाता है।
लेकिन जब 2 डिग्री को देखा गया तो 2 से 5 ही मिनट में हो जाता है। लेकिन जब 3 डिग्री को देखा गया तो इमीडिएट तुरंत पानी में घुल जाता है। यहाँ पर तो ये तुरंत क्या कर, इसे तुरंत एक क्षणिक भर में इसका हो जाता है। इसलिए रेट 4 का देखिए, रेट ऑफ जो होगा 3 डिग्री 4 डिग्री के ज़्यादा, यहाँ पर ये 4 का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस था ये 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री के इसके बाद 1 डिग्री के। यहाँ पर देख लीजिए पानी में हम इसको डालते हैं HCl यहाँ पर मिला रहता है, और इसमें जब इस कंपाउंड को डालते हैं तो इसमें ये सॉल्यूबल होने में हमको 30 मिनट से 40 मिनट लगे 30 मिनट तक लग जाता है 1 डिग्री में। 2 डिग्री में 2 से 5 इसमें इमीडिएट हो जाता है। यही इसका ऑर्डर हो गया। तो लुकास टेस्ट में होता है 3 डिग्री में लुकास टेस्ट 3 डिग्री ज़्यादा देता है, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। चलिए अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो कहता है कि इसमें मेथड ऑफ जब इसमें को प्रिपरेशन करते हैं हेलो एल्केन को, तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर जैसे OH है, HCl में क्या जैसे मतलब होगा, तो HCl क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H2O ये दोनों बना लेगा, तो ये Cl फिर यहाँ पर आप कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन एक मिनट देखिए फिर से समझाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर H+ ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O बना लिया, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर ये भाग जाएगा बाहर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। यहाँ पर जब प्लस आ गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और 2 5, 3 और 2 क्या है 5 अल्फा एच है यहाँ पर, या फिर 5 नहीं 4 है, 1 2 3 3 हो गया 1 अल्फा एच है। सॉरी ये कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होता है वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हो गया 4 हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अगर शिफ्ट यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ पर हमको 8 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाता है, तो इसलिए शिफ्ट करेंगे 1 2 S शिफ्टिंग, तो 1 2 S शिफ्ट करेंगे तो ये 3 डिग्री पर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 3 2 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ पर हो गया 8 अल्फा एच। तो इसीलिए जहाँ आपको यहाँ पर जो है आपको 3 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री पर ये जो क्लोरीन लगा है, या क्लोरीन जाएगा या 3 डिग्री पर अटैक करेगा, तो इसीलिए 3 डिग्री ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा इससे, तो यहाँ पर जगह प्लस आएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 3 2 यहाँ पर 8 अल्फा एच है। इसमें हम शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि यही इसमें में सबसे ज़्यादा है, यहीं इसी कार्बन पर आकर क्या करेगा, क्लोरीन आकर के जुट जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर से OH देखिए, तो ये H+ ये दोनों मिल करके H2 बना लेगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस आ गया, तो ये प्लस में देखिए तो सिर्फ 2 अल्फा एच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको शिफ्ट यहाँ पर प्लस को यहाँ पर लाएंगे, जब यहाँ पर लाएंगे प्लस को यहाँ पर प्लस को, तो तब हो जाएगा 1 और 3 कितना हो गया 4 अल्फा एच। जब यहाँ पर 3 डिग्री पर लाएंगे तो हमको 3 3 2 6 और 2 8 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 3 डिग्री पर प्लस आएगा। यहाँ से सबसे पहले तो ये लोग भाग गया, यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर आया था, और यहाँ पर आया 1 2 कर शिफ्ट करके आप 2 डिग्री पर आया। अब 2 डिग्री से भी 3 डिग्री पर जा रहा है क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त हो रहा है, इसलिए 3 डिग्री पर आपका क्लोरीन जुट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि जब CH3CH2 जब OH जब HBr से रिएक्शन करेगा, HBr से, तब क्या बनेगा। तो इसमें भी क्या होता है, Br इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर H+ हो जाएगा, तो H+ यहाँ पर ऑक्सीजन का पास लोन पे रहता है, तो ये दोनों मिल करके H2O बना लेगा। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एक मिनट दिखाते हैं, यहाँ पर ये दोनों H2O बना लेगा, बना लेगा। यहाँ पर आप बच गया Br-, यहाँ पर तो प्लस हो गया क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, तो ये आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br जुट जाएगा, इसलिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। ये HBr की जगह पर आप जब NaBrH2SO4 देगा तो इसका मतलब ही NaBr क्या देगा, Br देगा। यहाँ पर देख लीजिए NaBr आपको Br देगा और H2SO4 H+ देता है, तो यही हो जाता है HBr। और यहाँ पर फिर भी HBr H2SO4 दिया है, तो इसका मतलब भी यही हो गया, यही रिएक्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए जब CH3CH2OH से जब रिएक्शन करता है और HI के प्रेजेंस में, तो HI के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो ये H+ दोनों मिलकर H2O बना लेगा। यहाँ पर CH3CH2 और I बन जाएगा, क्या बन जाएगा I, तो ये हो जाता है क्या, ये बन गया रिएक्शन। और चलिए इसका कुछ नोट समझ लेते हैं। यहाँ पर HCl और ZnCl2 रहेगा, तभी यहीं पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये भी रह सकता है, और HBr H2O4 लिख सकता है, HI भी रह सकता है, लेकिन HI क्या है, वीक एसिड है, तो इसीलिए यहाँ पर HF क्या कहते हैं, HF वीक एसिड है। कहने का मतलब कि फ्लोरीन जल्दी से रिएक्शन नहीं करना चाहता है,
रिएक्शन क्या कर क्षणिक में कर लेता है, जैसे कारण विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसे रिएक्शन हम नहीं कराते हैं। यहाँ पर देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो HI का ज़्यादा होगा, इसके बाद HBr का, इसके बाद HCl का और HF का बहुत कम, क्योंकि ये विस्फोट से हो जाता है, इसीलिए इसे हम नहीं कराते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, जब CH2OH CH2OH यहाँ पर देख लीजिए CH2OH जब HI से रिएक्शन कराता है तो HI से रिएक्शन जब करेगा तो यहाँ पर 2 मोल HI लेगा, 2 मोल HI लेगा, 2 मोल जब HI लेगा तो ये क्या क्या करेगा, H प्लस इससे मिल जाएगा, फिर एक H प्लस होगा, ये इससे मिल जाएगा, तो 2 बार पानी निकाल देगा, तो यहाँ पर भी आप कार्बोकेटाइन बन जाता है, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर तो आप 2 आयोडीन बच गया माइनस वाले, दोनों आयोडीन फिर यहाँ पर अटैक दोनों कर देता है, इस प्रकार से हमको बन जाता है ये आयोडीन। लेकिन जब आयोडीन अगर अगल बगल में रहता है तो ये क्या करते हैं, आपस में फिर दोनों ही रिएक्शन कर लेते हैं, आपस में फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा, जब कर लेगा तो यहाँ पर भी मतलब डॉट बन जाएगा, यहाँ पर भी डॉट बन जाएगा, फिर दोनों डॉट मिल करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। अब फिर क्योंकि HI हमको एक्सिस में दिया गया है, HI एक्सिस में दिया गया, हम जितना मोल यूज कर सकते हैं, तो फिर HI जो होता है, फिर HI ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगते हैं, यहाँ पर प्लस आने लगता है, तब ये फिर क्या हो जाता है, फिर H मतलब ये तो H प्लस यहाँ पर प्लस है, तो H यहाँ पर देख लीजिए कि ना, यहाँ पर H प्लस है और I माइनस है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इधर तो माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, तो H प्लस इधर जाकर अटैक करेगा, अब प्लस वाले पे माइनस वाले अटैक कर देगा, इसलिए ये बन जाएगा CH3 CH2 और I बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन और फिर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब लगातार H2 इस प्रकार जुड़ा है तो इस समय हम क्या करेंगे, 3 मोल लेंगे HI, 3 मोल HI लेंगे तो तीनों पानी मिल जाकर बाहर निकल जाएगा, तीनों पानी निकल जाएगा, इस पर क्या बच जाएगा, सिर्फ I बच जाएगा, तो अब तीनों पर I अटैक कर देगा। अब चूंकि हम जानते हैं जब I अगल बगल में रहता है तो 2 I आपस में मिलकर I2 बना लेता है, 2 I आपस में मिलकर के I2 बना लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया जाए, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर भाग में होमोलिटिक फ्यूजन किया, ये दोनों आपस में जुड़ के I2 बना लिया, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट, ये दोनों डॉट आपस में मिल गया तो दोनों बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, तो CH2 डबल बॉन्ड हो गया, और सिर्फ ये I तो अभी बचा ही हुआ है, ये I बचा ही हुआ है, तो I को फिर हम क्या कराते हैं, फिर इसको जो है हम HI में रिएक्शन कराते हैं, क्यों, क्योंकि HI हमको एक्सिस में दिया रहता है, ये HI लिखा नहीं रहेगा एक्सिस में, ये आप समझ ही लीजिएगा एक्सिस में लिखा ही हुआ है, तो जब ये एक्सिस में लिखा ही हुआ है तो फिर ये क्या करेगा, HI रिएक्ट करेगा, HI रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर से फिर क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो माइनस वाले I फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर जब H आएगा तो यहाँ पर I जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर H जुटा था CH2 था, तो H जुड़ गया तो CH3 हो गया, तो ये अगेन फिर क्या करता है, ये I2 अगल बगल हो गया, तो अगल बगल ये दोनों हो गया, तो ये दोनों फिर आपस में, या दोनों आपस में फिर रिएक्ट कर लेता है, और फिर I2 बना लेता है, और यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसीलिए इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको ये आ गया, फाइनल में ये आ गया। अगेन अब हमको तो अच्छा हमको, क्योंकि हम आयोडीन के रूप में बनाना है ना प्रोडक्ट, आयोडीन के रूप में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर HI से रिएक्शन कराता है, अब HI कहाँ जाएगा, तो ये क्या करते हैं HI, ये CH2 इलेक्ट्रॉन इधर देने लगता है, तो यहाँ पर प्लस आने लगता है, चूँकि आयोडीन पर माइनस चार्ज होता है, इसमें प्लस होता है, तब आयोडीन इस बीच में जाके अटैक कर देगा, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। थोड़ा समझिए क्योंकि रिवाइजन आप सब पढ़े होंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जब एल्कोहल कब से एल्काइल हाइड्राइड बनाएंगे PCl5 ग्रुप में, तब देखिए क्या होता है। जब कहता है कि ROH को जब PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर RCl POCl3 और HCl बनता है, क्या बनता है, RCl POCl3 HCl बनता है, कैसे बनता है ये हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मतलब थोड़ा मैकेनिज्म आप क्या बताएंगे, आप छोड़ के समझते होंगे आप लोग। तो ROH जब PCl5 से रिएक्शन करता है तो RCl बनाता है, POCl3 बनाता है, HCl बनाता है, यहाँ पर कोई रिएजमेंट नहीं होता है, यहाँ पर कोई रिएजमेंट नहीं होगा, भले ही स्टेबिलिटी धीरे होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ऐसे रिएजमेंट कहीं पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1 डिग्री बना तो 1 डिग्री पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। चलिए यहीं पर हो गया, नो अरेंजमेंट और नो कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 या जब रिएक्शन करेगा PCl5 से, तो PCl5 से क्या करेगा, इसमें से ये OH को सिर्फ विस्थापित करके यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH2Cl बन जाएगा और POCl3 और HCl बन जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक और रिएक्शन देख लीजिए,
यहाँ पर फिर भी जब ये रिएक्शन करता है PCl5 से, यहाँ जो PCl5 से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर सबसे पहले HCl और ZnCl शू करेगा, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो इसके लिए फर्स्ट के रिएरेंजमेंट के लिए फर्स्ट में तो रिएरेंजमेंट हो गया HCl जब ZnCl लिखा रहेगा, तो उस समय तो रिएरेंजमेंट होगा इसके लिए, लेकिन PCl5 में रिएरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें रिएरेंजमेंट होकर यहाँ पर आ जाता है, इस वाले में यहाँ पर आ जाता है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन देख चुके जानते हैं HCl और ZnCl2 में 3 डिग्री ज़्यादा मेजर होता है, जबकि हम PCl5 में पढ़े हैं, PCl5 में वही की वही रहता है, क्योंकि नो रिअरेंजमेंट होता है, इसीलिए HCl और जब ZnCl2 रहेगा तो इसमें 3 डिग्री मेजर हो जाता है। अब PCl5 में जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना वहीं पर यह क्लोरीन आकर के जुट जाता है। चलिए समझे होंगे, आई होप आपसे आशा करते हैं कि समझे होंगे। चलिए उसी में आप चलिए, जब ये ईथर से रिएक्शन करता है, जब इस प्रकार से रिएक्शन करेगा तो कैसे रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए CH3 जब PCl5 से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 का 2 मोल बना देता है। कहने का मतलब कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है ये, और यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है, दोनों ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन बहुत पास ऑक्सीजन जब PCl5 से जुड़ जाता है, और यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर CH3 प्लस हो गया, एक क्लोरीन से लेकर के CH3 बना लेता है, ये भी क्लोरीन लेकर CH3 बना लेता है, यानी 2 मोल CH3 Cl और COCl3 बन जाता है। अब चलिए कैसे होता है हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये CH2 और CH2 जब ये ऑक्सीजन इस प्रकार से ऑक्सीजन रहेगा तब रिएक्शन करेगा, तब कैसे बनेगा, इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है, इसमें ये इस जोन को टूटेगा, यहाँ पर भी प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस चार्ज। अब क्लोरीन क्या करें, क्लोरीन को मैंने कहा 2 क्लोरीन आकर आपस में यहाँ पर रिएक्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा विष्णु डाइहैलाइड और COCl3 बन जाता है, यही इसका रिएक्शन होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं PCl5 में दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, इसमें ऑक्सीजन का जैसे मतलब डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड का भी तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों बॉन्ड को तोड़े हैं ना, इसी प्रकार इसमें भी डबल बॉन्ड में दोनों टूट जाता है, और दोनों टूट जाएगा तब 2 बॉन्ड भाग कर हट गया, तो 2 बॉन्ड अगर वो भाग जाएगा तो 2 बॉन्ड यहाँ पर क्लोरीन भी आ जाएगा, तो इसका CH3 CH और COCl3 बन जाता है। जैसे जब हम एक ही कार्बन मतलब क्लोरीन रहता है तो इसे कहते हैं जेम हैलाइड, क्या कहते हैं जेम डाइहैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हैलाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 6 नंबर का है, जब CH3 है तो इसमें क्या करते हैं, दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है PCl5 वाले कंडीशन में, रिएजेंट का PCl5 है तो दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ना पड़ेगा, जब दोनों तोड़ेंगे तो फिर 2 क्लोरीन आकर के इस पर अटैक भी कर देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों क्लोरीन आ गए, अटैक कर दिए, ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, और CH3Cl CH3Cl और CH3 COCl3, जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हो, सॉरी जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हो तो इसे कहते हैं जेम डाइहैलाइड। चलिए अब अगला रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि प्रिपरेशन हो हेलो एल्केन है, तो आप कहते हैं वो तो PCl5 था, जब कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl3, अब PCl3 से जब रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, तब क्या बनेगा, तो वही जब यहाँ पर ROH जब रिएक्शन करता है PCl3 से तब भी RCl बनाता है, तब भी RCl H3PO3 बनाता है, यही बनाता है, इसका मेन रिएक्शन है। जब ROH PCl3 से भी करेगा तो RCl ही बनेगा, और PCl5 से भी करेगा तो RCl ही बनेगा। तो आप लोग ये समझते होंगे जब PCl3 से भी RCl बनता है, PCl5 से भी RCl बनता है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, इसको डिफरेंट करके आप लोग मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो आपको डिफरेंट पता होगा, कोई इन्वर्जन होता है कोई डिटेंशन होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए मतलब CH3 CH2 वह जब रिएक्शन करेगा तो PCl5 से, तो ये भी CH2 CL3 CH2 Cl बनाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा H3PO3, क्योंकि सीधे जानते हो ROH जब रिएक्शन करेगा CL3 से तो तब भी RCl बनेगा। यहीं पर CH2 और ऑक्सीजन का मतलब OH को हटाओ और यहाँ पर Cl को लगाओ, यहीं पर OH को हटाइए और Cl को यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर 3 मोल लिया जाता है। ये आपको रिएक्शन में नहीं लिखना है, ये हम इसलिए बैलेंस से हम लिख दें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही दे रहा है CH3 CH2 OH, जब PCl3 से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, यहाँ पर OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा, तो ये CH2 CL3 CH3 CH2 और Cl ये प्रोडक्ट बन जाएगा। PCl3 के भी कंडीशन में नो कार्बोकेटाइन, नो, इससे PCl3 और PCl5 में भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नहीं कोई नो रिएरेंजमेंट है, नो ही इंटरमीडिएट, इसमें भी रिएरेंजमेंट नहीं कराएंगे, जहाँ पर से OH को हटाएंगे वहीं पर से को Cl को लगाएंगे, जहाँ पर OH को लगाएंगे हटाएंगे वहीं पर Cl को भी लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर OH हटेगा
OH हटेगा तो यहाँ पर आकर Cl लगेगा PCl3 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कहते हैं कि अल्कोहल को यानी ROH को जब रिएक्शन करेंगे SOCl2 से तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को डायवर्जन रिएक्शन भी हम कहते हैं। चलिए अपन रिएक्शन कराते हैं। तो कहता है कि जब ROH को जब SOCl2 से जब रिएक्शन करेंगे तब RCl बनता है और SO2 गैस रूप में बनता है और HCl भी गैस बनता है। जब गैस बनता है तो ये दोनों आपस में उड़ जाएगा तो एयर कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। फिर बचेगा क्या RCl, RCl प्योर रूप में बच जाएगा। इसलिए दोनों गैस रूप में निकल कर बाहर चला गया तो प्योर बचा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है डायवर्जन रिएक्शन। बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का। RCl का सबसे बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का। यहाँ चलिए इसका पॉइंट समझ लेते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसके बाद प्योर एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म, इसमें प्योर बनता है क्योंकि दोनों गैस रहता है, दोनों उड़ जाता है ना। अब यहाँ पर देखें नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, इसमें कार्बोकेटाइन कोई फॉर्म नहीं होता, एक दूसरे को विस्थापित ही कर देता है। और यहाँ पर कहते हैं नो पॉसिबल रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन में भी पॉसिबल नहीं होता है रीअरेंजमेंट। तो याद रखिएगा PCl3 हम लिख देते हैं, लिख लेंगे आगे PCl5 हो गया और SOCl2 में तीनों में प्रोडक्ट सेम ही बनता है, लेकिन प्रोडक्ट तीनों में क्या बनता है सेम ही होता है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेंगे। जब CH3CH2OH जब SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो यहीं पर क्या बन जाता है, यहाँ पर OH हटेगा और Cl लगेगा तो Cl लग गया यहाँ पर। तो CH3CH2 Cl बन गया, SO2 HCl बन गया। अब चलिए इसमें तो रिएरेंजमेंट होता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी का आधार पर करते हैं क्योंकि यहाँ पर OH को हटाएंगे तो यहीं पर क्या करेंगे, यहाँ पर Cl फिर अटैक कर देगा, OH को हटा देगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन SOCl2 में कोई हमको रिएरेंजमेंट नहीं कराना है, इसलिए हमको यहीं पर इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा SOCl2 में। और चलिए कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए SOCl2 से जब रिएक्ट करेंगे तो वही तो OH यहीं पर हटेगा, यहीं पर जुड़ जाएगा तो SO2 SOCl बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं 5 नंबर में रिएक्शन ऑफ ROH विद SOCl2 प्लस पिराडीन। कहते हैं SOCl2 तो रहेगा, बस पिराडीन का रिएक्शन में पिराडीन को उसको शामिल कर देंगे तब इसको रिएक्शन कराइए, तब क्या बनेगा। चलिए उस समय रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको। उस समय जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ROH जब SOCl2 से रिएक्शन करेगा पिराडीन के प्रेजेंट में तो ये RCl और SO2 और HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। सभी तो रिएक्शन तो SOCl2 में और SOCl2 पिराडीन में भी वही होगा, लेकिन इसमें जो होता है कुछ अलग होता है। अलग क्यों होता है वो हम बताएंगे, तो वही होता है अलग, वो आगे हम बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए CH2 फिर SOCl2 PCl से रिएक्शन करेगा, SOCl2 पिराडीन के प्रेजेंट में भी रिएक्शन करेगा तो वही OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। यहाँ पर भी क्या क्या होता है, नो रिएरेंजमेंट, नो कार्बोकेटन और नो रिएरेंजमेंट होता है, जिसका भी ये क्वेश्चन देख लीजिए। OH यहीं से हटाएंगे तो यहीं पर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए अब क्यों नहीं होता है वो हम आगे बताएंगे कभी। यहाँ पर चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यहीं पर रीजन हम सभी को हम आपको बता देंगे कौन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये डैश में दिया गया, क्या इसमें ये डैश में दिया गया, ये बेज में दिया गया। तो जब SC और ZnCl से रिएक्शन करेंगे इसमें कोई प्लेन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर तो प्लस आएगा, लेकिन इसमें तो रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि SC और ZnCl2 में रीअरेंजमेंट होता है। तो ये प्लस यहाँ पर के प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तब क्लोरीन यहीं पर अटैक करेगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री मेजर हो जाता है, 3 डिग्री क्या हो जाता है मेजर। अब चलिए PCl3 में, PCl5 में होता क्या है कि जब ROH से जब ये PCl5 जब रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड से तो PCl5 में क्या करेगा, अगर OH डैश पर रहेगा, OH क्या है अगर वेज पर रहेगा तो वो डैश पर चलाएगा। OH जब हटेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसमें क्या होता है इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कहने का मतलब होता है क्या, अगर OH अगर इसमें रहेगा PCl5 अगर देख लीजिए रिएजेंट, जब PCl5 जब इस मतलब वेज से रिएक्शन करेगा तो इसमें प्लेन चेंज हो जाता है PCl3 में। PCl5 में क्या होता है प्लेन चेंज हो जाता है, इसलिए ये OH था, यहाँ पर OH तो हट जाएगा। तो अब जो दूसरा Cl आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है क्या, एक मिनट फिर से समझ लीजिए। ये H वेज में है, तो ये PCl5 क्या करते हैं पीछे से जाके इसको इधर से जाकर अटैक करता है इधर से, इसलिए ये तो निकल जाता है, तो दूसरा प्लेन से आता है, तो इसलिए डैश में हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर OH हट गया तो PCl5 से रिएक्ट करेगा तो डैश में Cl आ जाता है। ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है। PCl3 में भी वैसे होता है, PCl3 भी इसे बैक से अटैक करता है और OH हट जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन, यानी पीछे से आकर के जुटेगा। बट
बट SOCl2 में कोई इन्वर्जन नहीं होता है। SOL2 में OH हटेगा तो इसी इधरे से ही OH जाकर इधर से ही अटैक करेगा, तो OH हटेगा, अब यहीं से फिर Cl लग जाएगा। इसमें कोई इन्वर्जन नहीं होता, रिटेंशन होता है, जैसा आया वैसा ही रहेगा। ऐसा कहने का मतलब ये हो गया। लेकिन वही ना कहें, जब SOCl2 अब रिएक्शन तो सभी में सेम हो रहा है, लेकिन वहीं पर हो रहा है कहीं प्लेन चेंज हो रहा है, सिर्फ प्लेन चेंज का खेल है। जैसे SOCl2 में कोई प्लेन चेंज नहीं हुआ, लेकिन SOCl2 जब पिराडीन लेंगे तब अगर यहाँ पर देख लीजिए, जब पिराडीन लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर OH अगर डैश में है तो वेज में चल जाएगा, अगर ये वेज में है तो ये डैश में हो जाएगा, वेज में है तो डैश में हो जाएगा पिराडीन के प्रेजेंट में। जबकि SOCl2 में इधरे से अटैक्ट होता है, इसमें कोई नहीं होता, इसमें रिटेंशन होता है। लेकिन SOCl2 पिराडीन में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन कहने का मतलब क्या है, अगर OH ये जो है न्यूक्लियोफाइल जो है, यहाँ पर जो OH है अगर वेज में है तो ये आपका डैश में आ जाता है, यहाँ पर डैश में हो जाता है। चलिए ये आप थोड़ा समझे होंगे, 5 रिएक्शन है इसमें, 1 2 3 4 5, ये पूछा ही जाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक का है, लेकिन इसको हम एक पेज में ही देखिए सभी को इन्वर्जन करके बता दिए हैं। ये आप थोड़ा समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कि सही नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे, सभी पढ़े होंगे। यहाँ पर याद रखिए, जब SC और ZnCl2 में रहेगा तो इसमें कोई रिटेंशन इन्वर्जन नहीं होता, जहाँ पर सटेगा वो यहाँ पर सटेगा, यहाँ पर प्लस आ गया, लेकिन इसमें रिअरेंजमेंट होता है, रिअरेंजमेंट होकर 3 डिग्री पर यहाँ पर मेजर हो जाएगा। वही जब PCl5 से करेगा तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो ये पाछे से जाके अटैक करता है पीछे से, तो OH हटेगा और पीछे से Cl लग जाता है। तो ये अगर वेज में है तो ये डैश में प्रोडक्ट बनता है, PCl3 में उसी प्रकार से बैक से अटैक करता है। जबकि SOCl2 में SOCl2 ओनली SOCl2 लिखा रहेगा, तब अगर यहाँ से OH हटा है तो यहीं से OH जाकर अटैक करेगा, Cl अटैक करेगा, तो OH हटेगा और Cl यहीं पर जाके लग जाएगा, तो वही डैश में हो जाएगा, जो जिस डैश में है वैसी में। लेकिन जब पिराडीन रहेगा तब इन्वर्जन हो जाता है, क्या हो जाता है, तब इन्वर्जन हो जाता है। अगर वेज में रहेगा तो डैश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हम समझे होंगे कि आप ये नहीं समझे होंगे, लेकिन चलिए हम फिर कोशिश करते हैं आगे इसी एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन लिया गया है। जब SCl ZnCl2 करेगा तो इस समय तो रीअरेंजमेंट होता है, इस समय तो रीअरेंजमेंट होगा। जब से ये Cl ये OH भागेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। और जब प्लस आएगा तो हम रीअरेंजमेंट किसर करें, इधर तो आप कहीं नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इधर भी जाने पर 2 डिग्री आता है, इसीलिए अरेंजमेंट नहीं कराएंगे। और इधर जाने पर तो 1 डिग्री आता है, इधर तो कराएंगे नहीं, इसलिए OH हटेगा और यहीं पर लग जाएगा क्या, Cl2 SCl और मतलब H प्लस, और OH जा करके रिएक्शन कर देगा और Cl माइनस यहाँ पर फिर अटैक कर देगा, तो वहीं पर H प्लस। यहाँ पर देख लीजिए कैसे, देख लीजिए यहाँ पर जो प्लस हो गया, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर दे देगा और यहाँ पर से भाग करके यहीं पर क्या आपको रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये SCl और ZnCl2 में डैश मिक्स है, 50+ ये भी बन सकता है, बेज में भी और डैश में भी, ये दोनों हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पॉसिबिलिटी SCl और ZnCl2 में नहीं होता कि इन्वर्जन बनेगा कि डिटेंशन बनेगा, इसमें दोनों 50% बन जाता है। यहाँ पर समझे ना पहले कैसे हुआ, ये OH भागेगा। आप शिफ्ट तो हम नहीं कराएंगे क्योंकि शिफ्ट इसमें हो सकता था, लेकिन शिफ्ट कराने पर वही 2 डिग्री मिलता है, यहाँ पर 1 डिग्री मिलता है, तो वही नहीं करेंगे। यहाँ पर OH हटेगा और Cl यहाँ पर लग जाएगा, Cl क्या करेगा, यहीं पर लग जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ये और ये हो गया। इसको हम इन्वर्जन के रूप में लिख दिए, 50% ये बनेगा या तो 50% ये बनेगा। चलिए अगला करते हैं। जब इसी को जब PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें पीछे आप देखे होंगे, ये देख लीजिए PCl5 में, PCl5 है ना यहाँ पर, तो PCl5 में क्या बना है, इन्वर्जन। ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, PCl5 बैक से अटैक करता है और Cl यहाँ पर से हट जाता है, इसमें इन्वर्जन होता है। अगर यहाँ पर OH वेज में है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जो Cl लगेगा वो डैश में आ जाता है, ये रूल्स हैं, आप देखे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर OH यहाँ पर हटेगा तो PCl5 बैक से अटैक करके, अगर ये वेज में है तो ये आपका जो Cl जो आएगा वो डैश में आएगा, Cl किस में आ जाएगा, डैश में, तो इसलिए Cl डैश में हो गया। उसी प्रकार PCl5 और PCl3 में दोनों में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, दोनों में क्या बनता है, इन्वर्जन, दोनों ही बैक से अटैक करता है, तो हो गया। अब SOCl2, सिर्फ SOCl2 लिखा रहेगा तब इसमें क्या होता है, SOCl2 सिर्फ जब लिखा रहता है, जब SOCl2 लिखेगा रहे तो यहीं से अटैक करता है, ये बाहर निकलता है यहाँ से, इसी तरफ से अटैक करता है, बैक से नहीं करता है, इसलिए इसमें क्या बनता है, रिटेंशन ही बनता है। जब SOCl2 लिखा रहे हैं सिर्फ यहीं पर से हटाइएगा, और यहीं पर जो डैश में था, जिस
जिस वजह में था उसी में आप उसको लिख दीजिएगा। तो यह OH हटेगा और Cl यहाँ पर लग जाएगा उसी प्लेन में। जब तब उसी में SOCl2 में अगर पिराडीन डाल दें तब इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन कहने का मतलब जब पिराडीन देंगे तो पिराडीन ये जाकर बैक से अटैक करेगा, जबकि SOCl2 सिर्फ इसी से अटैक करता है। तो लेकिन इसीलिए SOCl2 जब पिराडीन लेंगे तो ये भी बैक से करता है, यानी इन्वर्जन करेगा। अगर ये डैश में है, वेज में है, तो ये डैश में आकर के जुटेगा इधर से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर देख लीजिए, ये आकर के जब SOCl2 पिराडीन रहेगा तो इन्वर्जन हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करके हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, OH जो है यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। सबसे पहले ये क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, OH है तो H+ और Cl- में टूटेगा, तो H+ इसे अटैक करके ये H2O बाहर हो जाएगा। यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो गया तो कार्बोकेटायन बन गया। तो आप यहाँ पर देखिए रिएजमेंट, जब HCl जब NaCO से रिएक्ट करेंगे तो इसमें तो रिएजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 डिग्री बन रहता है। इसी के बाद कहीं पर हम नहीं शिफ्ट करा सकते हैं, इसलिए यहीं पर जहाँ पर से हटाइए OH वहीं पर से उसको लगा देंगे, OH लगा देंगे। अब इसमें देखिए OH इधर भी लग सकते हैं, OH उधर भी लग सकता है, क्योंकि HCl ZnCl2 में ये फिक्स नहीं होता है कि इन्वर्जन है कि रिटेंशन है, इसीलिए दोनों तरफ लगता है। ये SN1 रिएक्शन होता है, दोनों तरफ से लग जाता है। ये इन्वर्जन भी 50% बनेगा और रिटेंशन भी 50% बनता है। चलिए जब इसी मॉलिक्यूल को जब PCl5 से कराएंगे, तो PCl5 क्या कहते हैं, अगर इधर से मतलब ये PCl5 क्या करते हैं, बैक से अटैक करता है। अगर इधर से OH अगर बेस, इसमें तो डैश बेस दिखाया नहीं गया है, अगर OH इधर से भागा तो Cl इधर जाके लग जाएगा PCl5 में। तो यहाँ पर देख लीजिए, OH इधर से भागा ना, तो Cl क्या पीछे आकर लग गया, बैक में लग गया। तो ये होता है PCl5 में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कहने का मतलब कि ये आगे से निकलेगा तो PCl5 पीछे से अटैक करता है, इसीलिए इसका प्लेन चेंज होता है। अगर ये OH इधर है तो जो अगला ग्रुप जाएगा इधर लगेगा, इसीलिए इसमें इन्वर्जन हो गया। अब PCl3 में भी इधर से ही अटैक करता है, तो PCl3 में भी इन्वर्जन ही बनेगा। लेकिन SOCl2 में ऐसा नहीं होता है। SOCl2 में जिधर से OH निकलेगा उधर से जाके अटैक करेगा Cl, तो यहीं पर इसका प्रोडक्ट ये बन जाता है। इधर से हटा OH तो इधर से लग जाएगा। लेकिन वही SOCl2 जब पिराडीन लिखा रहेगा तब इन्वर्जन हो जाए, तब SOCl2 पिराडीन बैक से करता है। लेकिन जब Cl सिर्फ SOCl2 लिखा रहेगा, SOCl2 सिर्फ लिखा रहेगा सिर्फ, तब ये इधर से ही अटैक करेगा। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, जब SOCl2 रहेगा तो इधर से ही अटैक करेगा, तो यहीं पर लग जाएगा। जब पिराडीन लेंगे तो ये इधर बैक में लग जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। आप आई होप में आप समझे होंगे शायद। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के प्रैक्टिस से ही आप कुछ कर पाएंगे। आप थ्योरी कितना पढ़ लीजिएगा उससे कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको JEE नीट एम्स जो भी हो ये सब नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी नहीं। तो चलिए थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा किस चीज़ से, क्वेश्चन से ही। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर जब HCl ZnCl2 लेते हैं तो यहाँ पर से वो ऐसा आता है। CH3 को तो हम हटा नहीं सकते क्योंकि वो तो है नहीं, वो ये है न्यूक्लियोफाइल, इसको हटाना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, जब HCl ZnCl रिएक्ट करता है तो यहाँ पर से ये हटने लगता है, और यहाँ पर Cl H+ क्या होता है, इस दोनों आपस में मिलकर H2 बना लेते हैं, और Cl पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आने लगता है, ये दोनों आपस में यहाँ पर Cl जाकर जुड़ जाता है। तो अब Cl जो है इसमें दोनों तरीका से जुड़ सकते हैं, वेज में भी जुड़ सकते हैं और डैश में भी और वेज में भी, क्योंकि यहाँ पर जो होता है रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है। जब HCl ZnCl2 दिखा रहे हैं ये जो होता है तो इसमें दोनों पर प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों, और दोनों है 50-50, दोनों इक्वल अमाउंट में बनता है, दोनों इक्वल अमाउंट में। अब चलिए PCl5, तो PCl5 जो है कहने का मतलब अगर ये वेज में होगा, PCl5 से जब रिएक्शन होगा इसमें, तो जब वेज में होगा, अगर ये वेज में है तो ये जो क्लोरीन आएगा तो वो डैश में लग जाएगा, क्योंकि इन्वर्जन होता है। तो ये CH3 तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए वो Cl है, हटा रहे हैं ना, तो Cl हटेगा इसमें PCl5 में, तो ये बैक से अटैक करता है, यानी इन्वर्जन इसमें भी हो जाएगा, इन्वर्जन इसमें होकर के इस प्रकार से डैश में लग जाएगा। उसी प्रकार PCl3 में भी दोनों में इन्वर्जन होता है। अगर क्लोरीन वेज पर है OH तो वो इसमें जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें डैश में हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा। और जब SOCl2 पिराडीन में भी वही हो जाएगा, SOCl2 पिराडीन में वही होगा, लेकिन SOCl2 में जो प्लेन है और यहीं वेज प्लेन है तो यहीं पर Cl ऐसे ही लग जाएगा इसी प्लेन में। और जब SOCl2 लेंगे और पिराडीन लेंगे तब इसमें वो डैश बने में हो जाता है। तो काश आप समझे होंगे। चलिए अगला रिएक्शन करते हैं अब एल्कीन्स के।
कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब चलिए कुछ रिएक्शंस आप करते हैं। 6 नंबर कहता है कि फ्रॉम एल्कीन से, अब क्या करते हैं, एल्केन से रिएक्शन कराते हैं। क्या करा, किससे, एल्केन से। तब कहते हैं कि जब आर एच को जब एक्स टू से जब रिएक्ट कराते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आर एच है तो ये आर एच और ये एक्स टू का इस प्रकार से एक्स टू लिख देंगे। तो इसमें ये दोनों आपस में मिल जाता है, ये दोनों आपस में मिल जाता है। तो क्या क्या बना, यहाँ पर आर एक्स बना और एच एक्स बना। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एस हटता है और एक्स आकर के लग जाता है। कहाँ समझ होंगे। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। जैसे CH3 है, मतलब CH4 है, CH4 में 4 हाइड्रोजन है। इधर देख लीजिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर आकर के क्या करेगा, क्लोरीन लग जाएगा। तो वही हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका आंसर CH3Cl। और यहाँ पर जो एक H प्लस हटा था और वहाँ पर जो क्लोरीन, 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन आकर के फिर इसे जुड़ करके HCl बना लिया। ये इसका जो मैकेनिज्म आप निकालते हैं, ये फ्री रेडिकल से निकालता है। कैसे कैसे होता है, चलिए सबसे पहले चलते हैं इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में होता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में क्या होता है, दोनों क्या करता है, होमोलिटिक फ्यूजन करता है। होमोलिटिक फ्यूजन कहने का मतलब कि दोनों बराबर भाग में टूटता है। इस पर भी वन इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2Cl आ जाते हैं। यहाँ पर 2Cl हो गया, ये फ्री रेडिकल हो गया। यहाँ पर होता है क्या, ये फ्री रेडिकल हो गया। अब चलिए दूसरा होता है चैन प्रोपोगेशन। इसमें CH4 को हम CH3 और H इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें भी फ्री रेडिकल होता है, इसमें भी बराबर भाग होता है, H प्लस हो जाता है और CH3 डॉट हो जाता है, H डॉट और CH डॉट हो गया। तो यहाँ पर हो जाता है CH3 डॉट और H डॉट। तो H डॉट जाके किससे रिएक्ट कर लेता है, 2Cl, तो 1Cl से रिएक्ट करके HCl बना लेता है। क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। उसी प्रकार जो होता है, एक यहाँ पर CH3 आप डॉट बच गया, तो एक क्लोरीन से यूज हो गया। यहाँ पर एक क्लोरीन और जो बचा, फिर CH3 डॉट इसे रिएक्शन करके CH3 HCl बना लेता है। CH3 HCl बनाकर ये बना लेता है। अब चलिए क्या होता है यहाँ पर, तो CH3 और वही CH3 और HCl जब रिएक्ट किया, CH3Cl और Cl डॉट बन गया। इसी प्रकार से रिवर्स होते रहता है, यही रिएक्शन है। काश आप समझे होंगे। चलिए आप समझते हैं चेन टर्मिनेशन, उसका अगला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, CH3 और CH3 डॉट और Cl डॉट क्या करके आपस में मिल जाता है। और क्लोरीन फिर, क्योंकि हम चूँकि जानते हैं जो रिएजेंट लिया जाता है, जो भी कुछ लिया जाता है रिएजेंट, वो रिएक्शन में भाग तो लेते हैं, लेकिन जितना मात्रा में प्रोडक्ट में रहता है उतना मात्रा में रिएक्टेंट में रहता है, दोनों की मात्रा इक्वल रहता है। इसीलिए जो जो लिए थे वही वही यहाँ पर आ गए। Cl फिर आपस में Cl2 बन गया। यहाँ पर जो होता है CH3 मिल के CH3 बन जाता है। इसका रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये देख लीजिए। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनवर्स ऑफ RDS। चलिए इस पर अमाउंट में भी डिपेंड करता है, वो हम चलिए आगे बताएंगे। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, कार्बोकेटाइन का या फ्री रेडिकल। यानी 1 डिग्री है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री ज़्यादा होगा। तो वही कहा है रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर डिपेंड करता है। चलिए अगला इसका कुछ करते हैं। हेलोजन ग्रुप में रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालते हैं। रिएक्टिविटी जो है हेलोजन ग्रुप में, फ्लोरीन बड़ी खचरा होता है, फ्लोरीन दहा का तुरंत रिएक्शन कर लेता है। अगर इसको वाटर से रिएक्शन करेगा, मतलब किसी चीज़ से रिएक्शन करेगा, तो विस्फोट के साथ रिएक्शन करता है। विस्फोट के साथ बहुत एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए हम ये रिएक्शन को हम नहीं कराते हैं अपने लैब में और अपने समय में नहीं कराते हैं। क्यों, क्योंकि उससे कराएंगे तो विस्फोट होता है, इसलिए हम उसको नहीं कराते हैं, ये नहीं कराते हैं। और इसके बाद इसका ऑर्डर हो जाता है, देख लीजिए। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन। ये होता है किस चीज़ का, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है और रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर है। आप चलिए कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर कहता है फ्लोरीनेशन। फ्लोरेशन कैसे करेगा, तो फ्लोरेशन क्यों नहीं हुआ उसका हम रीजन बता देते हैं। कहता है कि इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक एंड हेंस एक्सप्लोजिव। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ेगा और ये बहुत विस्फोट के साथ अति करेगा, इसलिए इसको रिएक्शन हम नहीं कराते। कहते हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन इन डार्क। कहता है कि इसको जो हम डार्क में रिएक्शन कराते हैं तब हो सकता है, जब CH4 को जब F2 से रिएक्शन करेंगे तो कार्बन प्लस और ऐसे बनेगा, कार्बन इज ब्लैक फॉर्म, कार्बन जो बनेगा यहाँ पर ब्लैक फॉर्म बनेगा। और इसीलिए अगला कहता है कि टू कंट्रोल रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ लेस रिएक्टिव गैस N2 और या एरोमेटिक एडेड। कहता है कि ये भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, ये भी रिएक्शन पॉसिबल होगा जब अंधेरा में कराइएगा, अंधेरा में। और जब अंधेरा में कराइएगा इसके साथ आप जब N2 और
N2 मिला दीजिएगा उस कंपाउंड में और एरोमेटिक ऐड कर दीजिएगा, तो वो रिएक्शन बहुत अच्छे तरीक़ा से हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होगा। जनरली जैसे रात दिन को कराएंगे तो इस समय विस्फोट हो जाएगा, रात को अंधेरा होता है जिसके कारण कार्बन ब्लैक रूप में बनता है, तब हो सकता है। जब N2 भी मिला दीजिएगा तब भी बन सकता है। चलिए अब अगला बात करते हैं। अब चलिए आयोडीन का केस का बात करता है। आयोडीन देखिए, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आर कंट्रोल्ड रिएक्शन। सबसे पहले देखिए, ये जो हेलोजन ग्रुप का जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे Cl है, Br है, आयोडीन है और F है, तो देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन में तो कंट्रोल रिएक्शन होता है, लेकिन F तो रिएक्शन ही नहीं करता है, और आयोडीन इतना कमजोर है कि वो रिवर्सिबल करने लगता है। समझ लीजिए क्लोरीन और ब्रोमीन में सेम रिएक्शन, और आयोडीन और फ्लोरीन में ये अलग अलग होता है। ये चलिए हम दिखाते हैं फिर से कैसे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन क्या होता है, ये कंट्रोल रिएक्शन है, अपने आधार पर हम जब चाहे तब करा सकते हैं, लेकिन फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन को हम नहीं करा सकते। आयोडीनेशन में क्या होता है, आयोडीन इतना वीक होता है कि ये रिवर्सिबल होने लगता है, ये आपस में रिवर्सिबल होने लगता है। ये क्या करता है, CH4 से रिएक्शन करेगा तो CH3I और HI बनेगा। ये बहुत कम मात्रा में HI, जहाँ पर जो HI बना है, ये HI तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, फिर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन करने लगेगा, इसलिए ये अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें HI में हम HiO3 को मिला देते हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए हम यहाँ पर HiO3 दे देंगे, तब यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर CH3I हो गया, HI हो गया, ये दोनों आपस में मिलाकर CH4 बना लिया, और I और आपस में मिलकर I2 बना लिया। तो I2 जब बन जाता है तो यहाँ पर HI नहीं बनता, अब I2 बन जाता है, तो I2 को ये HiO3 कंट्रोल कर देता है, ये तब कंट्रोल करके I2 बना देता है। तो इसीलिए कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर एडेड। कहता है कि ये रिएक्शन वैसे नहीं होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीजिएगा, जिसके कारण यहाँ पर कोई H+ को सोख लेगा और I को I2 में कन्वर्ट कर देगा, तब ये रिएक्शन होगा। तो उस समय HiO3 और HNO3 यूज करेगा तब ये रिएक्शन होगा, लेकिन वैसे अगर लिखा रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता, रिवर्सिबल हो जाता है। और HiO3 लिख दीजिएगा तब ये रिएक्शन होगा, या HNO3 लिख दीजिएगा तो ये दोनों रिएक्शन होगा। चलिए आई होप कि आप समझे होंगे। भाई वन शॉट है, कहने का मतलब कि आप लोग तो पूरा पढ़े ही होंगे। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिवाइज करा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ी देर हम पूरा तरीका समझा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें तो हम रिएक्शन ही करा कर कुछ कुछ बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं। कहते हैं जब CH4 जब Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CH3Cl और HCl बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, CH4 एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पर से एक Cl रिएक्ट कर लेगा, एक Cl फिर CH3 से रिएक्ट करके बना लेगा। तो CH3Cl को फिर और क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि H में और एक्सिस में होता है, इसलिए ये रिएक्शन करेगा। फिर CH3Cl जब Cl2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर तो एक H फिर हट जाएगा, यहाँ से H हट गया, फिर एक क्लोरीन जाकर के HCl बना लिया, फिर एक क्लोरीन जो बचा है, फिर इससे जाकर के बनना CH2Cl बन गया, फिर एक हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन लेंगे, फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो CH3 बना, फिर एक हाइड्रोजन है बचा है ना यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटाएंगे तो CCl4 बन जाता है। ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, कंट्रोल करने के लिए कुछ मात्रा इसमें मिलाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर CH4 Cl2 जब H से रिएक्शन कराएंगे, जब ये CH4 को एक चीज़ में लेंगे तब कंट्रोल हो जाएगा। CH4 को जब एक चीज़ में लेंगे, CH4 को एक चीज़ में लेंगे तो Cl2 कंट्रोल में आ जाता है, इसलिए CH3Cl ही बनेगा। लेकिन जब CH4 को एक चीज़ में लेंगे, क्लोरीन को जब एक चीज़ में लेंगे तब बनेगा CCl4, क्योंकि यहाँ पर अनकंट्रोल होता जाएगा। जब CH4 एक चीज़ में लीजिएगा तब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। जब CH4 को एक चीज़ में नहीं, क्लोरीन में एक चीज़ लेगा लीजिएगा एक चीज़ में, क्योंकि रिएजेंट को एक चीज़ मिल रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, तब CCl4 प्रोडक्ट बनेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए अब ब्रोमिनेशन में करते हैं। तो CH3 जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा HMU के प्रेजेंट में तो क्या होगा, यहाँ पर Br2 है, एक Br टूटेगा, एक Br और एक H यहाँ पर से निकल के HBr बना लेगा, और फिर यहाँ पर से H हटा तो CH2 यहाँ पर Br लग जाएगा। जो देखिए CH3 CH2 यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर एक Br लग गया, और हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है, ये देखिए, अब इसमें तो कोई मेन माइनर हो नहीं सकता, लेकिन इसमें देखिए 3 कार्बन का रिंग है, 3 कार्बन का रिंग नहीं, 3 कार्बन का चेन है। जब इसमें Br2 और HMU से रिएक्शन करेगा तो आपको कैसे पता कि यहीं पर रिएक्शन करेगा कि यहाँ पर करेगा कि यहाँ पर करेगा, कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए हमको डिग्री पहचानना पड़ेगा। जैसे 2 डिग्री है तो ये मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर मोर रिएक्टिव हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 या 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और लेकिन जब यहाँ से अगर निकालेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ पर 2 अल्फा H होगा, तो इसीलिए हमको यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 डिग्री से निकालना हाइड्रोजन आसान होगा, तो इसीलिए बनेगा तो दोनों, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, बहुत कम मात्रा में बनेगा। यहाँ से जो H हटाएगा तो बहुत कम मात्रा में बनेगा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा में हट रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये मेजर हो जाता है। कहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट फॉर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, यहाँ पर इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल हो जाता है क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। कहता है कि जब इसको ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, इसलिए इसको यानी ब्यूटेन को जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर से जो हटाएंगे तो यहाँ पर से भी हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है। तो यहाँ पर से जब हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ पर से हटाएंगे तो ये बनेगा Br बनेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पर 2 अल्फा H है, जबकि यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो 4 अल्फा H हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर से लगाएंगे Br को तो ये माइनर हो जाता है, और ये जो हो जाएगा 2 डिग्री का है, इसलिए मेजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन और अल्फा H भी 3 या 2 5 है। यहाँ पर अल्फा H कितना है, 5 अल्फा H है, और यहाँ पर कितना है, 2 अल्फा H है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। कहता है कि जब Br2 को यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर ये इसको इस प्रकार से हम रिएक्शन जब कराएंगे तो प्रोपेन है, आइसोप्रोपेन है, जब इसको Br2 से जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें 3 डिग्री यहाँ से, यहाँ पर बीच में एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर से हटाएंगे, यहाँ पर तो 9 अल्फा H हो जाता है, लेकिन यहाँ से हटाएंगे तो 1 अल्फा H होगा, इसीलिए यहाँ पर 3 डिग्री ज़्यादा मेजर होता है, तो 3 डिग्री वाला मेजर हो जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये इस पर Br लग जाएगा, तो हो जाएगा माइनर। चलिए एक रिएक्शन और कराते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का। जैसे यहाँ पर देखिए इसका मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, वहाँ पर देखिए यहाँ से कीजिएगा तो 1 डिग्री का है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर मेजर बन सकता है, इसीलिए जब 3 यहाँ पर 3 प्रोडक्ट भी बनेगा। कैसे कैसे हम दिखा देते हैं, यहाँ पर 1 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का कार्बन और 3 डिग्री का कार्बन, इसलिए 3 डिग्री तक 1 डिग्री का भी प्रोडक्ट बनेगा, 3 डिग्री का भी बनेगा और 2 डिग्री का भी बनेगा, लेकिन मेजर जो होगा ये आपको 3 डिग्री वाला होगा, लेकिन प्रोडक्ट तीनों बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 डिग्री से हटाने पर ये प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर बीच में से हटाने पर 2 डिग्री पर से ये बनता है और 3 डिग्री में से ये बनता है, और यही हो जाएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर से हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अल्फा H है, और यहाँ पर क्या है 3 या 1 4 अल्फा H है, लेकिन यहाँ पर 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा H होने के कारण ये मेजर हो गया। चलिए अगला रिएक्शन करते हैं। कहता है कि अब करता है कि फ्रॉम एल्कीन्स को जब रिएक्शन कराते हैं किस क्या, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, जब एल्कीन को जब HX से रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, वो चलिए हम देखते हैं इसका। जब एल्कीन HX से रिएक्शन करेगा तो CH3 Cl बनाएगा, कैसे बनाएगा वो चलिए हम एडिशन रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। चलिए इसका मैकेनिज्म हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लगेगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसको देने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगा, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव हो गया ना मेरे भाई। यहाँ पर से है सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ही था तो ये डबल बॉन्ड दिया इलेक्ट्रॉन, ये देने लगेगा इसको, तो यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, बीच में तो प्लस आ जाएगा, बीच में अगर प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ पर देखिए ये प्लस बन गया। तो अब ये प्लस जब बन गया तो ये तो फिर अब ये तो H का तो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, लेकिन अब यहाँ Cl बच गया, Cl किस में बच गया, तो माइनस में बच गया, तो ये Cl माइनस वाले क्या करेगा, अगेन यहाँ पर 2 डिग्री यहाँ पर जाकर के प्लस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और Cl बन जाता है, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। और लेकिन जब 1 इसमें तो इस प्रकार से हो गया, समझे ना, एडिशन रिएक्शन है। अब चलिए इसका पॉइंट समझते हैं। कहता है रिएक्शन इज 2 स्टेप, देखिए सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरा स्टेप में क्लोरीन ने अटैक किया, इसीलिए इसमें कितना स्टेप है, 2 ही स्टेप है। रिएक्शन इज 2 स्टेप एल्कीन्स का है। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें देखिए कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस पर फॉर्मेशन हो रहा है ना चार्ज प्लस का, क्योंकि धीरे धीरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन दे रहा है डबल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो, कार्बोकेटाइन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा धीरे धीरे देगा, तो स्लो रिएक्शन होता है, इसी RTS रिएक्शन कहता है पहला स्टेप को ही। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कहता है कि इसमें और कार्बोकेटाइन जितना स्टेबिलिटी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा,
इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। कहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ये सब इसका लाइन था। चलिए क्वेश्चन हम समझते हैं कैसे। अब चूँकि चलिए मार्कोनिक्स रूल है, वही उसी के आधार पर मार्कोनिक्स रूल को हम डील्स करते हैं। तो मार्कोनिक्स रूल क्या कहता है यहाँ पर ये समझिए। तो मार्कोनिक्स रूल कहता है कि निगेटिव पास्ट, कहने का मतलब निगेटिव पार्ट ऑफ अटैचिंग रिएजेंट गोज डाइट कार्बन विच हैज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब हो गया ये जब HCl देगा तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो HCl होगा, Cl वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ पर क्या हो, हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन ज़्यादा हो, उसी को कहते हैं क्या, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या कहते हैं, मार्कोनिक रूल कहता है कि यहाँ पर देखिए जो HCl जो है, HCl में Cl वहाँ पर जाके अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, हाइड्रोजन कम हो, वहाँ पर जाके ये Cl अटैक करेगा। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कैसे होता है ये रिएक्शन, ये देख लीजिए। ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोला दे देगा किसका, H प्लस को। H प्लस को जब देने लगेगा तो यहाँ पर प्लस क्रिएट होने लगेगा। मैकेनिज्म से देख लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं मार्कोनिक रूल क्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्रिएट होने लगा, पर प्लस जब क्रिएट होने लगेगा तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया तो Cl की इसको इलेक्ट्रॉन कमी हो गया, पिछला वाला कार्बन को क्लोरीन जाकर यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बन गया 3 डिग्री, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। लेकिन बन गया मेजर प्रोडक्ट, लेकिन इसी में देख लीजिए दूसरा स्टेप में CH3 को अगर हम यहाँ से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट होने, मान लीजिए यहाँ पर ये H प्लस इधर जाने इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, यहाँ पर प्लस क्रिएट, फर्स्ट में प्लस क्रिएट होने लगेगा तो Cl यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर तो अब Cl बन गया, ये तो माइनर प्रोडक्ट बन गया, तो इसलिए यहाँ पर से यहाँ पर ही कार्बोकेटाइन बनना अच्छा बात है। अब यहाँ पर देख लीजिए जब NO2 है, जब NO2 CH और CH2 से जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें किधर कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर या इधर, कहाँ पर बीच में बनेगा कि काट में, कहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए NO2 क्या होता है, माइनस आई होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस बनने चालू हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस बनना चालू हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस बनने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, यहाँ पर एक भी दे सकता है। तो यहाँ पर एक मिनट सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी को पहले हमने दिए, NO2 खींचने लगेगा तो यहाँ पर प्लस क्रिएट होने लगेगा, यहाँ पर प्लस क्रिएट करने तो यहाँ पर लेस रिएक्टिव हो जाएगा, तो ये फिर क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, तो NO2 Cl करके बनाएंगे तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन जब ये NO2 खींच रहा है तो यहाँ पर प्लस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्रिएट होने लगा, यहाँ पर भी प्लस क्रिएट होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कम होने लगेगा। यहाँ पर अगर NO2 खींचेगा तो यहाँ पर प्लस क्रिएट होने लगेगा, तो ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इससे लेने लगेगा, तो यहाँ पर प्लस क्रिएट होने लगेगा, प्लस क्रिएट होने लगेगा, इस समय मोर स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर मोर स्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, NO2 CH2 और CH प्लस यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है NO2 CH2 Cl, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। क्यों, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन सखा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर प्लस क्रिएट होना चाहिए, प्लस क्रिएट डबल बॉन्ड वाला लेगा तो यहाँ पर प्लस क्रिएट हो जाएगा, और फिर ये प्लस क्रिएट होने लगेगा तो ये Cl यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब चलिए आपको एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहते हैं यहाँ पर जब ये रिएक्शन करेगा HCl से तो बताइए Cl यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर, कि यहाँ पर, कहाँ पर Cl को लगाएंगे। सबसे पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर लेने लगेगा, तब यहाँ पर प्लस करंट जनरेट होने लगेगा। अब चूँकि प्लस जनरेट हो गया तो यहाँ पर जब प्लस जनरेट हो गया तो यहाँ पर अब 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर सिर्फ बचा ऐसे करके यहाँ पर 2 डिग्री होने लगा, 2 डिग्री है, लेकिन इसमें तो HCl में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो पॉसिबल है यहाँ से करेंगे तो 3 डिग्री पर जा सकता है इस बीच में, तो यहाँ पर आप प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तब Cl यहाँ पर अटैक करेगा, बीच में अटैक करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर 3 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बच जाता है। चलिए फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर Br है, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेने लगेगा, यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा, 2 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है। अब इधर यहाँ पर आ जाएगा तो ये 3 डिग्री तो होगा, लेकिन इधर 4 इस पर वैलेंसी पूरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर किस शिफ्ट कराते हैं, मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, तो मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो गया, इसीलिए इस पर मिथाइल आप शिफ्ट इधर करते हैं, तो मिथाइल जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्रिएट होने लगेगा, यहाँ पर प्लस क्रिएट होने लगा और मिथाइल इधर आ जाएगा। आप जो ब्रोमीन कहाँ पर अटैक करेगा, तो ब्रोमीन यहीं पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 6 6 1 7 हो जाएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन,
इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और ज़्यादा इसका हो जाएगा रेट। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर लेने लगेगा। सबसे पहले तो ये आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेने लगेगा, ये कार्बन वाले तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा बीच में, इस पर इसका प्लस आने लगेगा, प्लस आने लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो ये हाइड्रोजन ला कर इधर कर दे तो ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पर प्लस आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इधर ज़्यादा अल्फा ऐड हो जाएगा। इसलिए जब यहाँ पर से हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन भाग जाता है, यहाँ पर आ जाता है प्लस, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों, यहाँ पर जब था टू 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 एक 4 अल्फा था, लेकिन जब इस रिंग वाले पर आ गया तो 6 अल्फा हो जाए, कैसे 2 और 2 4 और 2 6 आ गया, 6 अल्फा हो गया। इस समय ज़्यादा अल्फा ज़्यादा स्टेबल, समझे ना, ज़्यादा अल्फा ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए यहाँ क्लोरीन है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को। तो कहता है कि रिंग एक्सपांशन कब होगा, रिंग एक्सपांशन कब होगा और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा। देखिए जब 5 to 6 में रिंग जाएगा, जब 5 का काम रहेगा तो 6 में उसमें रिंग एक्सपांशन करेगा, जब 7 रहेगा 7 टूट कर 6 में बदलना चाहेगा, जब 4 रहेगा तो 3 में जाना चाहेगा, जब 4 रहेगा तब 5 में भी जा सकता है, लेकिन 3 में ज़्यादा जाना पसंद करता है। चलिए क्यों कब कैसे होगा वो चलिए दिखाते हैं। चूँकि यहाँ पर देख लीजिए 4 के 1 2 3 4 3 2 4 5 रिंग है, तो 5 वाला कार्बन क्या चाहता है, 5 वाला कार्बन चाहता है कि हम 6 में चला जाए। यहाँ पर देखिए 5 वाला कार्बन 6 में, यानी रिंग एक्सपांशन होगा, यहाँ पर ये एक्सपांशन होगा। कैसे होगा चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब शेयर कर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्रिएट होने लगेगा, प्लस जब क्रिएट होने लगेगा ये आपस में क्या करेगा, ये 5 नंबर का रिंग बनाने लगेगा। जब रिंग बनाने लगेगा तो यहाँ पर बीच में प्लस आने लगेगा, प्लस आने लगेगा इस प्रकार से, तो ये आपको यहाँ प्लस आ गया, इस प्रकार से आपको 6 नंबर का रिंग बन गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ पर 6 नंबर का रिंग करके यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया। अब ये यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो गया, सॉरी एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार 4 का रिंग है, 4 का रिंग किसमें 5 में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो 4 का रिंग इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये ऐसे करके जुट जाएगा, ये बना लेगा किस प्रकार से 5 मेंबर का बना लेगा, 5 मेंबर का बना करके CH3 यहाँ पर हो गया। अब फिर भी रिंग तो एक्सपेंशन हो गया, लेकिन फिर भी आप इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस यहाँ पर जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर का प्लस यहाँ पर आकर के ये 3 डिग्री बन गया, तो 3 डिग्री बन गया, तब क्लोरीन यहाँ 3 डिग्री पर अटैक करेगा, यही होता है मेजर प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कितना रिंग है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का रिंग क्या होता है 6 में जाना पसंद करता है। 7 का रिंग किस चीज़ में 6 में, यहाँ पर देख लीजिए 7 का रिंग 6 में जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर मान लीजिए प्लस आ गया, जब प्लस जब भी आएगा तो ये इस प्रकार से बनने लगेगा, बन के यहाँ बनने लगेगा, तो ये कार्बन पर डेल्टा प्लस आने लगेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो गया। इस प्रकार से किस नंबर में 6 रिंग बन गया, ऊपर में प्लस चार्ज आया, ये प्लस चार्ज को हमको 3 डिग्री बुलाना है, 3 डिग्री बुलाने पर ये मेजर हो जाता है। अब यहाँ पर क्लोरीन अटैक कर सकता है, जिस पर 3 डिग्री पर क्लोरीन अटैक करेगा, इसी को कहते हैं रिंग एक्सपांशन। 7 वाला रिंग 6 में जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए 4 वाला रिंग 3 में भी ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि 4 वाला रिंग ये 47% बनता है और 3 वाला रिंग देखा गया तो 48% बनता है, इसीलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। 3 वाला रिंग में कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपांशन दोनों होता है। तो चलिए फिर से करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन इस पर देने लगे, यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट होने लगा, जब प्लस यहाँ पर क्रिएट होने लगेगा, जैसे मतलब होने लगेगा, तो ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करके कोना कोनी 3 डिग्री का बनने लगता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 डिग्री बनने लगा, यहाँ पर साइक्लो 3 डिग्री बन गया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस चार्ज क्या होता है ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, आप सोचते हो यहाँ पर आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर लाएंगे तो अनस्टेबल हो जाता है, इसमें ये याद कर लीजिए। तो ये क्लोरीन यहाँ पर यहीं पर प्लस है, यहीं पर क्लोरीन आकर के जुट जाता है, ये इसका आंसर होता है कॉन्ट्रैक्शन का। अब चलिए क्या कहते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ वैल्यू एलिमेंट्स पे देखते हैं।
इसे देखिए, कहते हैं कि एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहते हैं। हम एंटी मार्कोनिक रूल को चर्चा करते हैं। ये परऑक्साइड इफेक्ट इसे भी कहते हैं, खरास इफेक्ट। एंटी मार्कोनिक रूल को परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए चालू करते हैं। कहते हैं एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहते हैं, जब परऑक्साइड देंगे तो वो कहता है कि हम बी आर को वहाँ लगाइए, बी आर को, ये बी आर है, बी आर को वहाँ लगाइए जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। हम जैसे मान लीजिए कहेंगे इस पर लगाओगे बी आर को, इस पर एंटी मार्कोनिक रूल के अनुसार, तो आप कहेगा इस पर हम लगाएंगे, इस पर क्यों, क्योंकि अब एच डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के मतलब इस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर बी आर लगाने का ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि एंटी मार्कोनिक रूल वही कहता है। इसलिए वहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर जब परऑक्साइड देंगे एच बी आर, यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लगेगा, यहाँ पर प्लस क्रिएट होने लगेगा, तो बी आर जाकर यहीं पर अटैक करेगा, तो इसका मेजर यही हो जाएगा। किसके अनुसार, एंटी मार्कोनिक रूल के अनुसार। अब इसका मैकेनिज्म चलिए हम समझ लेते हैं, ये कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आर ओ आर जो ले हैं, ये क्या होता है, इसके दोनों ये बराबर भाग में ब्रेक होता है। यहाँ पर आर ओ और आर ओ बनता है, फ्री रेडिकल टू आर ओ बन जाता है। टू आर ओ जब बनता है तो एक आर ओ का हम क्या कराते हैं, एच बी आर दिया गया है, ये एच बी आर से रिएक्शन कराते हैं। एच बी आर में क्या करते हैं, ये ओ डैट एच से रिएक्शन कर लेता है, तो बना लेता है आर ओ एच। अब यहाँ पर बी आर फ्री रेडिकल बन जाता है, तो ये फ्री रेडिकल आप क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बी आर बचा फ्री रेडिकल, ये इस कंपाउंड में ये भी दोनों बराबर भाग में टूटेगा, तो यहाँ पर भी एक डॉट रहेगा, यहाँ पर भी डॉट रहेगा, लेकिन यहाँ पर बी आर आएगा क्योंकि मार्कोनिक रूल कहता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन, उस कार्बन पर ब्रोमीन जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए बी आर इधर आएगा, ये बी आर यहीं पर अटैक करेगा। सी एच थ्री सी एच टू, सी एच थ्री सी एच सी एच टू बी आर, ये हो जाएगा मोर स्टेबल है कि मार्कोनिक रूल के अनुसार। ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ लेकिन वही मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल के चलते हैं कि अगर यहाँ पर 2 डिग्री में प्लस आता है तो हो जाता है माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये भी, लेकिन मेजर ये होगा, एंटी मार्कोनिक रूल के अनुसार मेजर ये और माइनर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। कहता है जब इसको जब एच बी आर से रिएक्शन करेंगे, सिर्फ एच बी आर रहेगा तो 2 डिग्री टेम्परेचर बनेगा, तब रिएक्शन पॉसिबल होगा। जब एच बी आर पर ऑक्साइड लिखा रहेगा तब आपको एंटी मार्कोनिक रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोनिक जब एच बी आर सेट रहेगा तो ये मार्कोनिक रूल, तो मार्कोनिक रूल कहता है कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हम गति लगाएंगे, उस कार्बन बॉन्ड लगाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन कम यहाँ बी आर लगेगा। एंटी मार्कोनिक रूल कहता है डबल बॉन्ड पे उस कार्बन पर हाइड्रोजन लगेगा जहाँ पर क्या कर, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो बी आर को वहीं पर लगाएंगे, तो एंटी मार्कोनिक ये मार्कोनिक रूल हो गया। चलिए उसी प्रकार का और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं जब एस सी एल लिखा है तो एस सी एल में सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, जब एस सी एल से रिएक्शन करेगा इसमें मार्कोनिक रूल लगेगा। लेकिन सिर्फ ब्रोमीन के केस में, अगर ब्रोमीन के केस में ही सिर्फ क्या होता है एंटी मार्कोनिक रूल, क्योंकि अब देखा गया रिएक्शन में आप जब एच सी एल पेरोक्साइड भी लिखा रहेगा तब भी यही देखिए यही प्रोडक्ट बनाएंगे, 2 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि इसमें वही मेजर होता है। लेकिन बी आर के केस में जब पेरोक्साइड लिखा रहेगा तब 1 डिग्री मेजर होगा, लेकिन क्लोरीन केस में दोनों में एक ही प्रोडक्ट पड़ेगा, क्योंकि पेरोक्साइड केस में इफेक्ट नहीं करता है। ये आप लेकिन समझिए, यहाँ पर देख करके समझ लीजिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन चालू करते हैं यहाँ से।